प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों के अनुभवों को जाना। अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑक्सीजन और कोरोना की दवाइयों की आपूर्ति और वितरण में आई तेजी। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित सरकारी अमला हालात को बेहतर बनाने के लिए जुटा। पहली मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की तैयारियां शुरू। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने के भी दिए निर्देश। और भगवान महावीर जी की जयंती मनाई जा रही है आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज कोरोना महामारी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों के अनुभवों को जाना। कोरोना की लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों ने पिछले 1 साल के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए इस महामारी की रोकथाम के लिए अपने विचार दिए, जो कि अभी देश में चल रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में आने लोगों के काम आए हैं। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका दिया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीन को लेकर किसी अफवाह में नहीं आने की अपील करते हुए वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की चर्चा की और राज्यों को हर संभव मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने में हमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना बीमारी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कोरोना के इस काल में हम वहां खड़े हैं जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की आपूर्ति और वितरण, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता जैसी कोशिशें हो रही हैं। तैयारी युद्ध स्तर की कहें तो शायद गलत नहीं होगा। यहां नीतियों को लेकर भी काम किया जा रहा है जो हालात को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की तो गृह मंत्री सहित सरकार का पूरा अमला बुनियादी कोशिशों को आगे बढ़ाता दिखा।
कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है और इसकी कमान संभाल रखी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी लगातार बैठकें करके न केवल हालात की समीक्षा कर रहे हैं बल्कि विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बैठक में पीएम को जानकारी दी गई कि रेमडेसिविर और उसके कच्चे माल को बेसिक कस्टम ड्यूटी से हाल ही में छूट दी गई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से 3 महीने के लिए छूट दी जाएगी। जिन चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिली है उनमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, फ्लो मीटर, रेगुलेटर, connectors, vacuum pressure swing absorption VPSA, pressure swing absorption PSA, oxygen plants, cryogenic oxygen air separation units, oxygen filling systems, oxygen storage tanks, oxygen generator, oxygen ले जाने वाले ISO container, cryogenic road transport tanks, कोई अन्य उपकरण जिससे ऑक्सीजन बनती हो और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। कोविड वैक्सीन के आयात पर भी बेसिक सीमा शुल्क को 3 महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से छूट दी जाएगी, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण के साथ ही कोविड वैक्सीन सस्ती होंगी। पीएम ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लियरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन सब चीजों को सीमा शुल्क की छूट से जुड़े मसलों को हल करने के लिए राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क विभाग के संयुक्त सचिव गौरव मसलदन को नोडल अधिकारी नामित किया है। इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पंचायतों से अपील की है कि गांव के लोग मिलकर कोरोना को अपने गांव में प्रवेश करने से रोकें। पीएम ने कहा कि जो भी गाइडलाइंस समय पर जारी होती हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इनका पूरा पालन गांवों में हो। पीएम ने ये भी कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लोगों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। उधर कोरोना से पैदा हुआ हालातों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड के खिलाफ लड़ाई में रक्षा मंत्रालय और 3 सेनाओं के प्रयासों की समीक्षा की। सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में आज शाम को 250 और बिस्तर जोड़े जा रहे हैं। इसको मिलाकर कुल बेडों की संख्या 500 तक पहुंच गई है। गुजरात में 1000 बेड वाला अस्पताल चालू हो गया है। ऑक्सीजन के साथ ही जरूरी दवाओं की उपलब्धता के लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। देश में जल्द ही रोजाना 3 लाख शीशी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो सकेगा। इसका उत्पादन करने के लिए 25 नए उत्पादन स्थलों को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़कर अब प्रति माह 90 लाख शीशी तक हो गई है, जो कि पहले 40 लाख शीशियां प्रति महीने थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर, उसके कच्चे माल और अन्य घटकों पर सीमा शुल्क को खत्म कर दिया है। इसके अलावा विभिन्न दवा कंपनियों ने सरकार के हस्तक्षेप पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में कटौती की है। कुल मिलाकर सारे प्रयास तेजी से हो रहे हैं ताकि हालात को जल्द से जल्द संभाला जा सके और लोगों को पूरी मदद मिल सके। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र पंजीकृत करने की सलाह दी है। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने को भी कहा है। राज्य को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 के लिए गठित प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे दौर के संबंध में मार्गदर्शन किया। राज्यों से उन अस्पतालों की संख्या पर नजर रखने को कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन की खरीद कर ली है और जिसका भंडार और मूल्य कोविड ऐप पर घोषित कर दिया गया है। इन राज्यों से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का प्रचार करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने मौजूदा अस्पतालों को और सुविधा संपन्न बनाने तथा कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। घर में आइसोलेशन में रखे गए लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में
गहन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर दवा का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की अधिकतम 4,35,000 शीशियां आवंटित की गई हैं। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 और कर्नाटक को 1,22,000 शीशियां आवंटित की गई हैं। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर शीशियां मिलेंगी। यह आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक के लिए है। भारत बायोटेक ने अपने कोवैक्सीन की कीमत तय कर दी है। राज्य सरकार के लिए 600 रुपये प्रति डोज, निजी अस्पताल को 1,200 रुपये प्रति डोज निर्धारित किया गया है। वहीं निर्यात के लिए $15 से $20 रखा गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,17,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 26,82,751 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,767 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.13% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,92,311 हो गया है। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कई अन्य जरूरतमंद राज्यों में पुलिस स्क्वाड के द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों के लिए ओडिशा पुलिस ने एक कॉरिडोर का गठन किया है, ताकि बिना किसी देरी के विभिन्न राज्यों में हजारों जरूरतमंद मरीजों की सेवा की जा सके। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर ने अहिंसा, परमो धर्म तथा जियो और जीने दो के आदर्शों के माध्यम से मानवता को नई राह दिखाई। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें व सामूहिक अनुशासन के बल पर कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती पर ट्वीट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का जीवन संदेश हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। जब हम सभी देशवासी मिलकर कोरोना के संकट का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे समय में महावीर जयंती पर मेरी भगवान महावीर से प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखें और हमारे प्रयासों को सफलता का आशीर्वाद दें। जनपद फतेहपुर के सौरा मलबा और औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित नवीन मुरारी एयर प्रोजेक्ट रिफिलिंग ऑक्सीजन पावर प्लांट का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिस पर ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने व ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से कोरोना सीधे व्यक्ति के फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन गैस की बहुत आवश्यकता हो रही है, जो व्यक्ति की जान बचाने में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि घर में भी मास्क का प्रयोग करें और भीड़-भाड़ इकट्ठा न करें। आधार कार्ड प्लस हमारा कार्यालय का नंबर, मेरा नंबर या अध्यक्ष जी का नंबर, नटराज जी का नंबर, या खागा से कोई है तो विधायक जी के द्वारा, जहानाबाद का है तो जेटी के द्वारा, जो जहाँ से संपर्की है, जिससे संपर्की है, उससे लिखवा करके लेकर के आएगा तो यहाँ से सिलेंडर, या जिनके पास सिलेंडर है भरवाना चाहेंगे तो उनको यहाँ से दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आगरा में शुक्रवार रात 8 बजे से जारी 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। सड़कों पर ज्यादातर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा शहर भर में जगह जगह सड़कों और सड़क के किनारे बने प्रतिष्ठानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु के साथ मेडिकल की सेवा सुचारू रूप से जारी है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने वाले लोगों और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16,196 हो चुकी है।
वहीं एक्टिव केस बढ़कर 4087 हो गए हैं। जिले में कोरोना से अब तक 12,109 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड अधिकारी अमरपाल सिंह ने बताया कि शहर भर में जगह जगह कई टीमों को लगाकर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। और जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं सभी जगह कराया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ये अग्रिम आदेश तक चलता रहेगा। कहाँ तक सैनिटाइज किया जा चुका है आज? सैनिटाइज आज काफी जगहों पर किया गया। हमारी 3-4 गाड़ियां लगी हुई हैं। देहात क्षेत्र में अलग लगी हुई हैं, शहर में ही 3-4 गाड़ियां लगी हुई हैं। हाँ, 5 गाड़ियां पूरे जनपद में लगी हुई हैं। पूरे जनपद में हमारी 5 गाड़ियां जो वाटर मिस्ट हैं वो लगी हुई हैं और 2 बड़ी गाड़ियां भी लगी हुई हैं जो सैनिटाइज कर रही हैं। सभी थाना चौकी पर सभी सरकारी पीएससी और सीएससी और बड़े अस्पताल, प्राइवेट जितने अस्पताल हैं उनमें भी सैनिटाइज कराया जा रहा है और भीड़ भाड़ वाले इलाके जितने हैं सभी में कराया जा रहा है। सीटी बजाकर, शंख बजाकर और गुब्बारे फुलाकर भी आप अपने फेफड़े को तंदुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही आप कुछ श्वास संबंधी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहेगा और आपके फेफड़े भी तंदुरुस्त रहेंगे। ये कहना है योग और वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का। इस समय वो लोगों को ऑनलाइन प्राणायाम कराकर कोरोना की बीमारी से बचाने में मदद कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से लोग अपने फेफड़े को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जब फेफड़ों में जा रहा है तभी वो घातक हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस समय संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे में घर में रहकर ही लोगों को ऑनलाइन योग के आसन करा रहे हैं, जिससे उनके फेफड़े स्वस्थ रहें और उनका ऑक्सीजन लेवल भी सही रहे। वहीं घर में बच्चे बड़े सभी गुब्बारे फुलाकर व शंख और सीटी बजाकर भी फेफड़े को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप, गर्भवती महिला व पेट के ऑपरेशन वाले ये ना करें। ले रहे हैं क्योंकि अभी हम सभी लोगों को घर पे ही रहना है और घर पर रह के आनंद से, प्रसन्नता से ही रहना है। तो उसमें हम अपने जो मुख्य रूप से फेफड़े हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना है। वातावरण में ऑक्सीजन है लेकिन वो श्वसन क्रिया हमारी ठीक रहे, फेफड़ों में अच्छी रहे, मजबूत रहे, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास अभी शुरू किए हैं। तो इसमें लगभग 150 के आसपास लोग आते हैं। हम आधा घंटा सुबह 2 शिफ्ट और शाम को 2 शिफ्ट आधा घंटे की लेते हैं और इसमें लोगों को बहुत लाभ भी हो रहा है। और मुख्य रूप से कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि अलग अलग तरीके से हम उनको बता रहे हैं, त्रिबंध जिसमें अंतः कुंभक बाह्य कुंभक के साथ क्रिया करते हैं हम लोग और कराते हैं। इसके बाद एक अभ्यास हम लोगों को बहुत ही जरूरी है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, क्योंकि तनाव बहुत हो रहा है नेगेटिव खबरों को सुनने से और बहुत सारे समस्याएं लोगों को हो रही हैं। तो उस नकारात्मकता को दूर करें, तनाव को दूर करें, उसलिए हम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही लाभदायक हमारे मस्तिष्क के लिए अभ्यास होता है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे पूरे शरीर के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको साम्यावस्था में लाने के लिए यह अभ्यास है, इनको करना है। इस महामारी के काल में उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिया सभी के लिए, और इससे हम केवल अकेले जाते थे, लेकिन इसके कारण हमारे परिवार में 10 लोग हैं, वो सभी लोग लाभान्वित होते हैं। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं देखता हूं तो कम से कम 100 से 150 लोग जुड़े रहते हैं। सुबह नियमित हम लोग आधे घंटे उनके साथ जुड़ते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और योग निद्रा प्राणायाम मुख्य है। नियमित आधे घंटे करने से ये हम लोग को महसूस होता है और खुद अंदर से लगता है कि हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हैं, हमारे श्वसन प्रणाली में कोई रुकावट नहीं है, हम लोग बहुत आशा के साथ रहते हैं, बहुत उत्साह के साथ रहते हैं, बिना तनाव के साथ जीते हैं और मैं भूल जाते हैं कि कोई प्रकार की महामारी हमारे को छू रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर चाहिए। मरीजों की लाइफलाइन कहे जाने वाले इन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी दूर करने के लिए फिरोजाबाद के उद्योगपतियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक खोलकर अनूठी पहल की है। फिरोजाबाद के कांच उद्यमी स्वेच्छा से अपनी फैक्ट्री में निर्माण कार्य रोककर मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंच सके।
जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इन उद्यमियों की मदद से करीब 1200 सिलेंडर की ऑक्सीजन बैंक में तैयार हो जाएगी। इन सिलेंडर को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट भेजकर लगातार मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। और हमें जो है उन लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर देने शुरू कर दिए हैं और अभी तक हमारे पास काफ़ी सिलेंडर आ भी चुके हैं और भविष्य में और भी आने की उम्मीद है। 1000-1200 सिलेंडर की उम्मीद है, वो आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास इस जनपद फिरोजाबाद में इस तरह की कोई कमी नहीं। जो आप कैलाश और सुहाग नगरी से जाना जाता है, जैसे ही कोरोना विश्व महामारी का ये दूसरी वेव आई है, इसमें काफ़ी ऑक्सीजन की कमी पाई गई। इसको देखते हुए फिरोजाबाद उद्योग समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम एक बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बैंक बनवाएंगे, जिसके लिए हम लोगों को पूरा सहयोग प्रशासन से मिल रहा है। अभी उद्योग जगत ने 10 सिलेंडर से शुरुआत कर 1200 सिलेंडर तक का निर्णय लिया है कि इसका ऑक्सीजन बैंक हम पूरा कराएंगे। पूरा कराकर हमारा पूरा उद्योग समाज इसको जिला अधिकारी महोदय को सौंपेगा, जिससे फिरोजाबाद में किसी की वजह से ऑक्सीजन की वजह से किसी की कोई समस्या नहीं आए। धन्यवाद। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है क्योंकि मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम लोग अपने पूरे जितने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं हम सब भरवा के तैयार रख रहे हैं। अभी ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। हमारे डीएम साहब उसमें एक्टिवली वो निगरानी करवा रहे हैं और यही उनकी पहल का वो है कि हमारे जो समाज सेवी संस्थाएं और जो स्पेशली जो व्यापारी वर्ग है, उन लोगों ने आगे बढ़कर ऑक्सीजन की सहायता देने का निश्चय किया और जैसे मेरे को ज्ञात है कि एक व्यापारी परिवार ने 10 सिलेंडर्स अपने डोनेट किए हुए हैं। तो इसी तरह से समाज आगे बढ़ेगा और उम्मीद है प्रशासन की मदद से हम लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं परेशान होंगे। अमेठी जनपद में 26 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। 13 विकासखंडों में 98 न्याय पंचायत के 2420 बूथों के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जनपद में करीब 15,43,647 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिए 13 जोनल और 98 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही मोबाइल पुलिस भी गश्त करती रहेगी। चुनावी ड्यूटी के लिए जनपद के करीब 11,664 कर्मचारियों को लगाया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए बूथ तक जाने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत मतदान की व्यवस्था की गई है। सापेक्ष 98 न्याय पंचायतें हैं, ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 98 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 2430 बूथ हैं। हमारे सारे अधिकारीगण फील्ड में हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मतदान की तैयारियां चल रही हैं। पार्टियां अपनी मतदान सामग्री प्राप्त होकर के रवाना हो रही हैं। हमारे यहाँ सेक्टर जोनल स्कीम लागू है। हमारे यहाँ से पुलिस अधिकारी और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हुए हैं और सारे लोग जो है उसके पहले भी हम लोगों ने तमाम संवेदनशील और अन्य बूथों का चिन्हीकरण करके इस पर तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की हैं और इधर भी हम लोग सारे लोग सजग हैं। बाहर से भी हमको पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हम लोग कराएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में जालौन में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। जिले के 9 विकासखंडों की 574 ग्राम पंचायतों व 25 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर मतदान कराने के लिए रविवार को सभी विकासखंडों से पोलिंग पार्टियों को रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में रवाना किया गया। जिले के सभी 9 ब्लॉकों के लिए अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जिले में चुनाव कर्मियों के साथ मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। इनमें 9 जोनल, 52 स्टैटिक एवं 151 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि जालौन में 9 विकासखंडों की 574 ग्राम पंचायतों, 25 जिला पंचायत व 630 क्षेत्र पंचायत सीट के लिए 26 अप्रैल को 1027 मतदान स्थल और 1845 मतदेय स्थल में मत डालेंगे। 10,61,051 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी पोलिंग पार्टियों को कोविड-19 की सुरक्षा के लिए कोविड किट दी जा रही है, जिसमें सैनिटाइजर के साथ साथ ग्लव्स, फेस प्रोटेक्शन शील्ड भी दी जा रही है। मतदान केंद्रों पर जालौन के साथ साथ ललितपुर व झांसी का पुलिस बल तैनात रहेगा, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मतदान के दिन न हो सके।
61,051 मतदाता है, जिसमें हमारे 1845 बूथ हैं और 1027 मतदान केंद्र हैं। इसको हमने 152 सेक्टरों में बांटा है, 151 सेक्टरों में बांटा और 52 हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं, क्योंकि हमारे जनपद की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जिन्हें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट दिन में 2-3 बार कवर नहीं कर सकता। तो ऐसे बूथ की हमने पहचान करके 52 जो है वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। हमारे पास 113 अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं, उन पर हमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। इसके लिए हमने आवश्यक वाहन की, जो हमारी डिमांड थी भारी और हल्के वाहन की, वो हमने अधिग्रहण कर ली है और हमारे पास वाहन सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पार्टियों को हम प्राथमिकता के आधार पर बस से ही रवाना कर रहे हैं। अन्य अतिरिक्त भारी वाहन और हल्के वाहन सभी हमारे पास उपलब्ध है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों के अनुभवों को जाना, अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑक्सीजन और कोरोना की दवाइयों की आपूर्ति और वितरण में आई तेजी, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित सरकारी अमला हालात को बेहतर बनाने के लिए जुटा। पहली मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की तैयारियां शुरू। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उद्योग संघ के अस्पतालों को सेवा देने के लिए भी दिए निर्देश। समाचारों में बस इतना ही और आइए बाहर निकलने से पहले मेरे साथ आप भी मास्क लगाएं इस तरह। नमस्कार।